कभी सोचा कि सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट क्यों कहा जाता है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को कॉन्स्टिट्यूशन का सोल एंड द हार्ट कहा? अगर हमारा फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अगर इन्फ्रिंज होता है तो हम कहाँ जाए? हाई कोर्ट जाए या सुप्रीम कोर्ट जाए? ये क्वेश्चंस हमारे मन में हमेशा आते हैं। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लॉजिकली लीगल पे। आज हम लोग इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि आखिर हम कहाँ जाएं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है, आर्टिकल 32, 226 आखिर बात क्या करता है, और वो 5 टाइप्स ऑफ रिट्स का, वो 5 रिट्स क्या बात करते हैं। सबसे पहले अपन आते हैं कि अगर हमारा फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो तो क्या हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? तो जी हाँ, हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, पर हमें ये रीज़न देना होगा कि हम लोग हाई कोर्ट क्यों नहीं गए और हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को क्यों अप्रोच किए। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के पास हमारा जो फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है तब हम डायरेक्टली 5 टाइप का जो रिट है वो रिट लगा के जा सकते हैं। लेकिन अगर हमारा लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या और टाइप्स ऑफ राइट्स अगर इन्फ्रिंज हो तो हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं, ना कि सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में हाई कोर्ट का जो दायरा है वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है। आइए कुछ देखते हैं आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में मेन डिफरेंस क्या है। आर्टिकल 32 गिव्स पावर टू सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है, और आर्टिकल 226 गिव पावर टू हाई कोर्ट, हाई कोर्ट को पावर देता है। किस लिए पावर देता है? फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। किसके इन्फोर्समेंट के लिए? फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए। इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर एंड रिट्स, यानी कि इशू करेगा कि यह चीज डायरेक्शन, ऑर्डर और रिट्स। कौन? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत। यहीं पर आर्टिकल 226 के अंदर आते हैं तो फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड अदर लीगल राइट्स ऑल्सो, और भी जो हमारे लीगल राइट्स है उसके इन्फोर्समेंट के लिए भी हम आर्टिकल 226 के तहत कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट में। सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये चीज ध्यान में रखना होगा कि आर्टिकल 32 इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड हो जाता है, यानी कि ये कार्य नहीं करता है, जबकि कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। आर्टिकल 226 इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं होता। आपके दिमाग में बात क्या आया कि आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में जाते हैं, यहाँ पर ये इमरजेंसी पे सस्पेंड हो जाता है, ये यहाँ पर इमरजेंसी पे सस्पेंड नहीं होता। आखिरकार क्यों? इसका मेन रीजन ये है क्योंकि आर्टिकल 32 इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 32 अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, जबकि आर्टिकल 226 कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। इस कारण से ये ऐसा होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, रिट्स क्या होते हैं। रिट का जनरल डिफिनेशन क्या है? रिट का जनरल डिफिनेशन कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, हमने इसको रिसर्च करके लाया कि रिट का आखिर जनरल डिफिनेशन क्या है। इट इज अ फॉर्म ऑफ रिटन कमांड, ये एक रिटन कमांड है इन द नेम ऑफ कोर्ट, कोर्ट के नाम पर जाता है। कौन कौन से कोर्ट के नाम पर? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 226 और 32 के अंतर्गत। और लीगल अथॉरिटी टू एक्ट और एब्सटेन फ्रॉम एक्टिंग, या तो उसको कहें कि भाई तुम काम करो, या फिर उसको रोके कि नहीं तुमको ये काम नहीं करना है इन अ पर्टिकुलर वे। इसको हम क्या कहते हैं? रिट। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि रिट आया कहाँ से, हमने रिट को कहाँ से अडॉप्ट किया है? हमने रिट के प्रोविजन को अडॉप्ट किया है इंग्लैंड से। इसको सिंपल वे में अगर समझे या फिर लीगल वे में समझे तो ऑर्डर्स, वारंट्स, डायरेक्शंस एक्सेट्रा आर इशूड अंडर अथॉरिटी आर एग्जांपल्स ऑफ रिट्स। ऑर्डर्स, वारंट्स, डायरेक्शंस ये सब एग्जांपल्स हैं किसके? रिट्स के। ऑर्डर्स, वारंट्स, डायरेक्शंस चीज को समझने के लिए अपन को ये जानना पड़ेगा क्या कि रिट कितने टाइप के होते हैं और ये कब यूज में आते हैं। रिट 5 टाइप्स के होते हैं: habeas corpus, mandamus, certiorari, prohibition and quo warranto। habeas corpus बात करता है टू हैव अ बॉडी, अगर किसी भी व्यक्ति को डिटेन कर लिया गया है इलीगली तो हम कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। habeas corpus का रिट लगा करके कि भैया उसको जो डिटेन किया गया उसको बाहर निकालिए। दूसरा mandamus, वी कमांड। तीसरा certiorari, टू बी सर्टिफाइड। प्रोहिबिशन, टू फॉरबिड। को वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी। अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट habeas corpus। पहला है अपना habeas corpus। habeas corpus क्या बात करता है? टू हैव अ बॉडी। अभी हमने समझा कि habeas corpus का रिट अपन तब यूज करते हैं जब किसी व्यक्ति को इलीगली डिटेन कर लिया गया। कैसा डिटेन कर लिया गया? इलीगली डिटेन कर लिया गया।
व्यक्ति को इलीगली डिटेन कर दिया जाता है, उस वक्त पर हम लोग आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब उसको इलीगली डिटेन कर लिया गया है, और कोर्ट से गुजारिश करते हैं कि उसको जल्द से जल्द छोड़ा जाए। दिस रिट इज इशूड इन फॉलोइंग एग्जाम्पल केसेस। अपन ये एग्जाम्पल केसेस है जिससे अपन ये समझते हैं कि कब कब उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। When the person is detained and not produced before magistrate within 24 hours, हमें पता है CRPC के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि 24 घंटे के अंदर जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। अगर 24 घंटे के अंदर उसको पेश नहीं किया जाता है तब हम हाबियस कॉर्पस का रिट लगा सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा, when the person is arrested without any violation of law, कोई पर्सन बिना वायलेशन ऑफ लॉ, कोई वायलेशन ऑफ लॉ किया ही नहीं, उसको ऐसे ही उठा करके अंदर कर दिया, उस केस में भी अपन हाबियस कॉर्पस का रिट दायर कर सकते हैं। When a person is arrested under a law which is unconstitutional, भैया जो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसके अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाए तब क्या होगा, जैसे कि सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। अगर अब किसी व्यक्ति को सेक्शन 377 के तहत डिटेन कर लिया जाए तो वो अरेस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। इस ग्राउंड पे अपन हाबियस कॉर्पस का रिट दायर कर सकते हैं, कहाँ पर, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। चौथा है व्हेन डिटेंशन इज डन टू हार्म द पर्सन और इज नलिफाइड। आपने दृश्य मूवी देखी होगी। दृश्य मूवी में क्या होता है, अजय देवगन और अजय देवगन की फैमिली को डिटेन कर लिया जाता है, पूछताछ कर लिया जाता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 सप्ताह के लिए। अगर इस तरह से मेलाफाइडली अगर किसी को डिटेन कर लिया जाए उसको हार्म पहुंचाने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, तो हाबियस कॉर्पस का रिट दायर करके उसको बाहर निकाला जा सकता है। दिस रिट इज नॉट यूज्ड इन दिस 4 कंडीशंस। इन 4 कंडीशन में अपन हाबियस कॉर्पस रिट का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर डिटेंशन लॉफुल हो, अगर किसी व्यक्ति को डिटेन किया गया हो, अगर डिटेंशन लॉफुल हो तो उस केस में हाबियस कॉर्पस का रिट अपन यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो तो उस टाइम भी हाबियस कॉर्पस का रिट यूज नहीं कर सकते हैं। तीसरा है डिटेंशन इज आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट। अब भाई साहब डिटेंशन जो किया गया है और आप जिस कोर्ट में अपना ज्यूरिसडिक्शन लेकर के जा रहे हैं उस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, उस केस में भी अपन हाबियस कॉर्पस का रिट यूज नहीं कर सकते। पांचवा है डिटेंशन इज बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। अगर डिटेंशन कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा ही किया गया हो, यानी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने ही बोला कि नहीं डिटेंशन वैलिड है, उस केस में भी हाबियस कॉर्पस का रिट यूज नहीं कर सकते। एक फेमस केस वो है रिदुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में क्या होता है, इस केस में रिदुल शाह का जो इम्प्रिजनमेंट होता है वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद भी बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड पे उसको 14 साल के लिए फिर से डिटेन कर लिया जाता है। रिदुल शाह पहुंचते हैं हाई कोर्ट, अब रिट हाबियस कॉर्पस का रिट लेकर के कि भाई साहब किस ग्राउंड पे आखिरकार आपने मुझे 14 साल के लिए और डिटेन किया। कोर्ट बोलता है कि कोई रीजनेबल ग्राउंड ही नहीं है, इमीडिएटली इसको छोड़ा जाए, तो इमीडिएटली इसको छोड़ा जाता है। तो हम हाबियस कॉर्पस का रिट लगा करके जा सकते हैं अगर आपको इलीगली डिटेन किया गया है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट 226 के अंदर और सुप्रीम कोर्ट 32 के अंदर। हाबियस कॉर्पस रिट इज एप्लीकेबल टू प्रिवेंटिव डिटेंशन। अगर किसी व्यक्ति को हाबियस कॉर्पस रिट इज एप्लीकेबल टू प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि इसलिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया हो ताकि पुलिस को या फिर प्रशासन को ऐसा लगता है कि उसके यहाँ रहने से शांति भंग हो, या फिर किसी और कारण से अगर किसी व्यक्ति को प्रिवेंटली डिटेन कर लिया गया हो, उस टाइम हाबियस कॉर्पस का रिट इशूड अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटीज एंड इंडिविजुअल्स, यानी किसी भी पब्लिक अथॉरिटीज के अगेंस्ट या फिर इंडिविजुअल के अगेंस्ट यूज हो सकता है। दूसरा आता है मैंडेमस, यानी कि वी कमांड। अब यहाँ पर कोर्ट कमांड करेगी कि भाई साहब आप पर्टिकुलर जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं वो काम करें टू परफॉर्म द पब्लिक ड्यूटी। और ये कंडीशन भी है इस रिट का, देयर शुड बी द परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक ड्यूटी एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द वेकनिंग कॉल रिट ऑल्सो। अगर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी सो गया है, सो जाने का मतलब कि उसको बार बार जाकर के बोला जा रहा है उस इंडिविजुअल के द्वारा कि भैया ये काम कीजिए, आप मेरा ये काम लटका के रखे हो, या फिर कोई
उस पब्लिक ऑफिशियल्स और उस इंडिविजुअल के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और पब्लिक ऑफिशियल्स उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर रहा है, तो इस रिट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बोलेगी उस पर्टिकुलर पब्लिक ऑफिशियल्स को कि आपका ये ड्यूटी है और आपको ये ड्यूटी परफॉर्म करनी है, यानी कमांड करेगा कि आपको ये काम करना है। एक तरह से इवेनिंग कॉल भी होता है कि उस पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए जो काम नहीं कर रहे हैं। दिस रिट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट, अब ये रिट कहाँ इशूड नहीं हो सकता है। अब प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी, किसी पर्टिकुलर प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी के अगेंस्ट इशू नहीं हो सकता। अभी मैंने बोला कि कंडीशन यही है कि पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए ही यूज होगा, यानी पब्लिक ड्यूटी कौन परफॉर्म करेगा? पब्लिक ऑफिशियल्स, पब्लिक ऑफिसर्स और ऑफिसर्स। इफ द ड्यूटी इन क्वेश्चन इज डिस्क्रिशनरी एंड नॉट मैंडेटरी, against president or governors of a state, against a working chief justice। पांचवा है to enforce some kind of private contract, जैसे कि मैंने बोला कि किसी टाइप का अगर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराना है उस टाइम पर भी ये चीज यूज नहीं होगा। मैंडामस का एक फेमस और लैंडमार्क केस हुआ है गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्सेस लोटस होटल्स, ये है 1983। इस केस में क्या होता है, गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और लोटस होटल्स के बीच एक एग्रीमेंट साइन होता है, ठीक है। इस एग्रीमेंट में क्या कहा जाता है जीएसएफएससी के द्वारा कि भाई साहब अपना काम शुरू कीजिए, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कीजिए, जो भी मटेरियल्स होंगे, जो भी मटेरियल्स की जरूरत होगी वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। लेकिन एग्रीमेंट हो जाने के बाद जीएसएफएससी ने कोई भी बाद में मटेरियल्स प्रोवाइड नहीं करवाया। लोटस होटल्स कहाँ पहुंच गए? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जाकर के रिट दायर किया मैंडामस का और याद दिलाया किसको? जीएसएफएससी को कि भाई साहब आपने हम दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ था और आपका पब्लिक ड्यूटी है कि आप ये काम को परफॉर्म करें। और बाय द रिट ऑफ मैंडामस हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को कि आपने जो एग्रीमेंट किए थे उस एग्रीमेंट को फुलफिल कीजिए। देयर शुड बी अ पब्लिक ड्यूटी, जैसा कि मैंने बताया आपको शुरू में ही कि ये कंडीशन है कि पब्लिक ड्यूटी तो होना ही चाहिए, तब जाकर के मैंडामस का रिट आप फाइल कर सकते हैं। तीसरा और इम्पोर्टेंट अपना आता है रिट सर्टियोरी टू बी सर्टिफाइड। ये क्यूरेटिव रिट है, यानी कि अगर कोई गलती हो गई है उस गलती को सुधारने के लिए रिट का यूज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कमांड करती है किसको? लोअर कोर्ट्स को कि सबमिट करे क्या चीज? रिकॉर्ड को, ताकि उस रिकॉर्ड को रिव्यू किया जा सके। क्यों कहेगी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लोअर कोर्ट्स को? क्यों? उसका आंसर ये रहा, एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन के केस में, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन के केस में, अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के केस में, कंट्रावेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट के केस में, या फिर वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के केस में। इन दिस केसेस द जजमेंट ऑफ लोअर कोर्ट इज इलीगल। अगर इलीगल पाया जाता है इन जो 5-6 प्रावधान दिए हुए हैं उन 5-6 प्रावधानों के अंतर्गत, तो उस जजमेंट को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो क्या कर दे? क्वेश कर दे। ये होता है सर्टियोरी, टू बी सर्टिफाइड सर्टियोरी के अंदर अपन ये पढ़ते हैं। इन दो केसेस में गुल्लापाली नागेश्वर वर्सेस एपीएसआरटीसी 1959, एक क्रियापक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970, इस दोनों केसेस में लोअर कोर्ट का जजमेंट इलीगल पाया गया और उसको हाई कोर्ट के द्वारा क्या किया गया? क्वेश किस आधार पर किया गया? बाय यूजिंग द रिट सर्टियोरी। एक अपन जब बायोलॉजी पढ़ते तो बायोलॉजी में एक वर्ड और एक बहुत ही अच्छा फ्रेज है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यहाँ पर क्योर सर्टियोराई को कहते हैं और प्रिवेंशन यानी प्रोहिबिशन। अगर कोई गलती हो गई है तो उस गलती को सुधार के लिए अपन क्या करेंगे? क्योर। अगर गलती हमें पता है कि गलती होने वाली है तो गलती को रोकने के लिए अपन क्या करेंगे? प्रिवेंट, यानी कि अपन रिट यूज करेंगे किस चीज का? प्रोहिबिशन का, टू फॉरबिड, रोक देंगे। यूज बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ लोअर कोर्ट, यानी कि अगर कोई भी जजमेंट या फिर कुछ भी ऐसा कुछ भी जो लोअर कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है उस जजमेंट को पास करने का, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप प्रोहिबिशन का रिट यूज कीजिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाइए और उस जजमेंट को अनाउंस होने से पहले आप रोक सकते हैं। यूज बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ लोअर कोर्ट और सर्टियोरी यूज आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट ऑफ लोअर कोर्ट।
अपन अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन मेंटेनेंस एंड प्रोहिबिशन पे। ये बहुत जगहों पर बताया नहीं जाता, बहुत जगहों पर सिर्फ और सिर्फ सटिराय और प्रोहिबिशन के बीच डिफरेंस बता करके छोड़ दिया जाता है, बट मुझे लगता है कि ये भी बताना जरूरी है कि दोनों का यूज और क्या डिफरेंसेस है। मेंटेनेंस डायरेक्ट एक्टिविटी, यानी एक्टिविटी को डायरेक्ट करने के लिए कि भाई आप कीजिए ये काम, ठीक है। और प्रोहिबिशन डायरेक्ट इनएक्टिविटी, यानी कि मेंटेनेंस अगर कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, कोई पब्लिक ऑफिसर काम नहीं कर रहा है, तो उससे काम करवाने का काम होता है, जबकि प्रोहिबिशन उस काम को रोकने के लिए होता है। मेंटेनेंस में रिट जो इशू होता है वो इशू किया जाता है किसको, पब्लिक ऑफिशियल को, पब्लिक बॉडी को, कॉर्पोरेशन को, इंफीरियर कोर्ट को, ट्रिब्यूनल को, और गवर्नमेंट से पूछा जाता है कि भाई साहब आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं। आपका जब काम आपको परफॉर्म करना है, आपकी ऑफिशियल ड्यूटी, तो पब्लिक ऑफिशियल्स को अपनी पब्लिक ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है। इसमें क्या कहा जाता है, प्रोहिबिशन कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल ऑथोरिटीज एंड नॉट अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटीज, लेजिस्लेचर बॉडीज। यानी कि प्रोहिबिशन अपन कहाँ यूज कर सकते हैं, सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल ऑथोरिटीज के लिए, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटीज या फिर लेजिस्लेचर बॉडीज के लिए अपन यूज नहीं करते। अपन अब आते हैं अपन लास्ट जो अपना है रिट को वारंट पे, यानी बाय वॉट अथॉरिटी। ये रोकता है किसी भी पर्सन को और अथॉरिटी को कि आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं क्या आप उसके लिए एंटाइटल हैं। अगर आप एंटाइटल नहीं है तो उसकी इशू कैसे, यानी कि आप जो पब्लिक ऑफिस यूज कर रहे हैं उससे जो आपको फायदा हो रहा है उसका उपभोग क्यों कर रहे हैं, इस चीज को रोकने के लिए अपन को वारंट रिट का यूज करते हैं कि बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर परफॉर्मिंग द पब्लिक ऑफिशियल ड्यूटीज। इवन अ स्ट्रेंजर, कोई भी स्ट्रेंजर फाइल कर सकता है इस रिट को वारंट पे। इसके बाद अपना समाप्त होता है अपना पांचों रिट, पहला हाबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियरी, प्रोहिबिशन एंड को वारंट। अगर आपको हमारा ये वीडियो जो रिट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर अपन ने जो आर्टिकल 32 to 26 और पांचों रिट के बारे में पढ़ा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। लाइक करने से हमें हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाते हैं। कॉमेंट करें, अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो हम उस त्रुटि को सुधारेंगे। शेयर करें ताकि आपके जो दोस्त हैं आपके दोस्तों तक यह वीडियो पहुंचे, और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आए तो आप तक जल्दी से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय।